हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक IAS-PCS। तो आज की वीडियो में हम अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। जो मार्किंग है इंडेक्स में, दैट मीन्स कि वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं UPSC, स्टेट PCS, जो भी आप 2026 में देने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो है पॉलिटी सेक्शन से। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कौन सा? 130वां अमेंडमेंट बिल। ये क्या बात करता है? ये यही बात करता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या और भी मिनिस्टर्स जो स्टेट, सेंट्रल या दिल्ली से हैं, उनको हटाया जा सकता है। आपने सही सुना, हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? अगर उनको लगातार 30 दिन तक कस्टडी में रखा गया, मतलब उन्होंने कोई सीरियस ऑफेंस कमिट कर दिया है, कोई ऐसा क्राइम कमिट कर दिया है जिसके लिए उन्हें 30 दिन तक लगातार कॉन्जिक्यूटिव डेज, दैट मीन्स लगातार उनको 30 दिन तक डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है किसी भी सीरियस ऑफेंस के लिए, तो उनको हटाया जा सकता है। ठीक, चलिए इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है, ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करने की बात कही गई है? तो पहला है 75, जो कि पार्लियामेंट से डील करता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर से। सेकेंड इज 164, जो कि स्टेट के लेजिस्लेचर से बात करता है, CM वगैरह से रिलेटेड है। 239 AA, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली से रिलेटेड है ये। ठीक है, दिल्ली से रिलेटेड है आर्टिकल 239 AA। चलिए अब यहाँ पे ये जो आपका ये अमेंडमेंट बिल है 130th, ये बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये सेम आपको पता है, ये अप्लाई करता है सेम उसके भी चीफ मिनिस्टर और भी मिनिस्टर्स को। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो एक्सक्लूड करी गई है, सारी जगह यहाँ पे इंक्लूडेड है। और ये सारे के सारे बिल्स जो हैं, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिए गए थे। अब ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं रिमूवल के? ऐसे ही वेगली तो नहीं हटाया जा सकता। ग्राउंड्स हैं यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। रिमूव कैसे हो सकते हैं? अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए, कोई ऐसा ऑफेंस उन्होंने कमिट कर लिया है जो कि पनिशेबल है 5 या मोर देन 5 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट से, मतलब 5 या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर उसमें होती है, इस तरीके का कोई क्राइम करा है, तो उनको रिमूव करा जा सकता है। ये बिल जो है ये प्राइम मिनिस्टर तक को एक्सटेंड करता है, अप्लाई होता है प्राइम मिनिस्टर तक। देखो प्रोसीजर क्या है रिव्यू का, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स में तो यहाँ से क्वेश्चन बनना नेग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ से बनेगा भी कैसे? यूनियन मिनिस्टर एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन द 31st डे। भाई 30 दिन तक तो उनको इस तरीके से लगातार होना चाहिए, देन 31st डे हटाया जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इफ नो एडवाइस, मिनिस्टर सीजेस ऑफिस ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर कोई एडवाइस नहीं है तो मिनिस्टर जो वो सीज कर जाएगा ऑफिस। स्टेट मिनिस्टर एक्सेप्ट CM। अब आप देखो यहाँ पे PM, CM और दिल्ली के भी CM को यहाँ पे एक्सक्लूड करा गया है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। और बात क्या कही गई है? बात कही गई है 31st डे की, क्योंकि 30 दिन तक तो उन्हें लगातार डिटेन या अरेस्ट करा ही जाएगा। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स थे बिल के फेवर में और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो अगेंस्ट थे। ठीक है, अगेंस्ट थे। चलिए कुछ लीगल फ्रेमवर्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। जो अपना RPA है 1951 का, ये डिस्क्वालीफाई करता है जो लेजिस्लेटर्स होते हैं अगर उनको कन्विक्ट कर लिया गया है किसी भी क्राइम के लिए। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप चाहे UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने अपडेटेड आई दृष्टि पढ़ाई थी, ठीक है, ये तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैंने अपडेटेड आई दृष्टि पढ़ाई थी उसमें सितंबर तक के करंट अफेयर हैं। सितंबर तक के करंट अफेयर मैंने हर सेक्शन को, एक एक सेक्शन को कवर करा है। उसमें आपको इंटरनेशनल अफेयर्स अलग से वीडियो, साइंस एंड टेक अलग से, एनवायरमेंट अलग से, वो भी इंग्लिश में पढ़ाया था। उसकी प्लेलिस्ट का मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डेफिनेटली वहां से जाकर के वो चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह के करंट अफेयर्स आपको वहां देखने को मिलेंगे, यही न्यूज़ है, तो वो भी एक बार पढ़ लेंगे तो ऑन द गो आपको रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें सितंबर तक। बहुत वे फॉरवर्ड है भाई, इंटरिम सस्पेंशन है, पार्टी रोल है। और हाँ, आपको एक बात बताऊं, जो आई दृष्टि में हमने पढ़ा था, हाँ, लिली थॉमस केस है, मनोज नरूला PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है फाउंडेशन उसका रखा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट ये जो बिल है ये परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं करता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बिल परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं करता है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, आपको पता है जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करने की बात कर रही है। ठीक है, बट बैन क्या चीज कर रही है? आप ये बात आपको ध्यान देनी है, जो मनी गेम्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा Dream11, रमी सर्कल वगैरह, ये सारे जो गेम्स थे ना, ये सारे जो गेम्स थे उनको हटाने की बात कर रही है, उनको बैन करने की बात कर रही है। बट अदर जो ऑनलाइन गेम्स है उनको प्रमोट करने की बात करती है यहाँ पे।
भाई एडिक्शन हो जाता है, लॉस हो जाता है, मेंटल हेल्थ को भी डैमेज पहुंचता है, डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। ई स्पोर्ट को प्रमोट करना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव डिजिटल स्पोर्ट है, ठीक है। टूर्नामेंट्स वगैरह कराओ आप, इंडियन प्लेयर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ऑनलाइन सोशल गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स प्रमोट करना है ई स्पोर्ट्स को, ठीक है। ये सारी चीज़ें ई स्पोर्ट्स। अब इसमें BGMI भी देख सकते हो, कुछ लोग खेलते होंगे ये वाला गेम, मैंने कभी नहीं खेला। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, अब ये एक्ट है तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बिल भी इंपॉर्टेंट होता है, बट आप रूल्स देखो, ऑर्डर्स देखो, सर्वेज, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है ये बिल को, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को। अब स्पोर्ट्स रेगुलेशन जो है वो स्टेट ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, ठीक है। ये स्टेट लिस्ट में है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आप कुछ चीज़ें देखो कि फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में आता है, पुलिसिंग कौन सी लिस्ट में है, रेलवेज कौन सी लिस्ट में है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट का मेंशन करा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो 7 शेड्यूल में लिस्ट का मेंशन करा गया। एक आपकी सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, देन कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें दोनों ही सेंटर और स्टेट मिलकर के लॉज बना सकती है। तो जो स्टेट है, जो स्पोर्ट्स है, दैट इज अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ये साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। चलिए, नीड क्या है इस तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए इस तरीके से कोई यूनिफॉर्म लॉ ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स लॉ, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है, जो आउटडेटेड रेगुलेशंस है, ठीक है। तभी जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको इस तरीके का प्रमोशन नहीं मिल पाता है। पॉलिटिशियंस को स्पोर्ट्स की बहुत लिटिल नॉलेज है, ठीक। फीफा को सस्पेंड कर दिया गया था, देखो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से। ओलंपिक बिड, ये सारी चीज़ें आप देखो। इंडियाज बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स बाय अलाइंग विद द ओलंपिक चार्टर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है बस, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, जितना था वो मैं बता चुकी हूँ। कंक्लूजन आप देखो यहाँ पे, भाई एम करना है हमें ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एथलीट फोकस स्पोर्ट्स सिस्टम, स्पोर्ट्स पे भी फोकस हमारा होना चाहिए। नेशनल एंटी डोपिंग बिल, आपको पता है डोपिंग से कितने सारे इश्यूज होते हैं, कई बार फ्रॉड डोपिंग केसेस भी हो जाते हैं। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा एक केस, तो अगर आपको याद आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, ये बिल अमेंड करता है एंटी डोपिंग एक्ट 2022 को, जिसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल चुका था। इसका एम है डोपिंग प्रोहिबिट करना, जो डोपिंग होती है स्पोर्ट्स में। डोपिंग क्या होता है, किस तरीके की चीटिंग, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। टेस्टिंग, एनफोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन, ये अलाइन करता है यूनेस्को के कन्वेंशन के साथ, ठीक। स्टैब्लिश करना चाहता है ये इसके एक्ट से एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, इतना। ओवरसी नाडा एंड एडवाइस गवर्नमेंट, ठीक है। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल, इट्स ऑल्सो अ बिल। तो एक्ट से तो कम इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है, जन विश्वास, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, ठीक है। ये क्या करता है, डीक्रिमिनलाइज करना चाहता है और रैशनलाइज करना चाहता है जो ऑफेंसेस होते हैं, जो प्रमोट करते हैं ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ऑफ ईज ऑफ लिविंग एंड बिजनेस। बात समझ आई आपको? जन विश्वास, नाम से समझो, जनता में विश्वास बनाना चाहता है। हिंदी में नाम है, आराम से समझ आ जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस, अमेंड करता है, ये एक बिल है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में। डीक्रिमिनलाइज और रैशनलाइज करना चाहता है जो ऑफेंसेस होते हैं। प्रमोट करना चाहता है कि जो सरकार है वो एक ट्रस्ट बेस हो, ठीक है, और ईज ऑफ लिविंग और बिजनेस को प्रमोट करे, ठीक। अब कि बिल एक्सपैंड करता है 16 सेंट्रल एक्ट्स अंडर 10 मिनिस्ट्रीज, 10 मिनिस्ट्री के अंदर जो 16 सेंट्रल एक्ट्स हैं उन तक ये एक्सपैंड करता है। ये रिप्लेस क्या करना चाहता है, तो जो हार्श रूल्स हैं, जो रैशनल ट्रस्ट बेस्ड प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई करना चाहता है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना चाहता है। और कई बार इस तरीके के केसेस हो जाते हैं, हमने सितंबर वाले करंट अफेयर में पढ़ा कि हमारी जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, अप्रॉक्स 88,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 6 पॉइंट कुछ समथिंग करोड़ केसेस पेंडिंग है, ठीक है। तो जुडिशियल वर्कलोड को रिड्यूस करना चाहता है इस तरीके का जो बिल है ये। की फीचर्स है इसके, फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रवेंशंस है, ठीक है, आप देख लो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगर आपको मेंस में कभी इस तरीके का क्वेश्चन लिखने को आता है तो आप शायद कुछ चीज़ें इसमें से कोट कर सकते हो। ये प्रोसेस क्या करता है, रिफॉर्म्स, जैसे कि नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है। व्हाट आर द प्रोसेस रिफॉर्म्स, तो नट्स एंड बोल्ट चेंजेस टू स्पेसिफिक रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कुछ चेंजेस करना चाहता है स्पेसिफिक रूल्स में, ठीक है। एम क्या है इसका, इंप्रूव करना चाहता है एफिशिएंसी इन स्पेसिफिक सेक्टर और पॉलिसीज, ठीक है। जनता में विश्वास कैसे आएगा, जब हम किसी तरीके का कोई चेंजेस करेंगे अपनी पॉलिसीज में, किसी सेक्टर में। इंडिया की ग्रोथ स्टेडी होनी चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े चेंजेस हो पर ग्रोथ में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, स्टेडी ग्रोथ रहनी चाहिए।
जो डेली हर्डल्स हैं सिटीजन्स के, जो बिजनेस पर्सन होते हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको हटाया जाए, कम करा जाए, ठीक है। जो डिले है वगैरह उनको भी फिक्स करा जाए। कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा मिले, ठीक है। टेलीकॉम लिबरलाइजेशन हो, ठीक है। आईटी और बीपीओ सेक्टर में हेल्प हो। करप्शन कट हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए, करप्शन को नहीं होना चाहिए। केस स्टडीज आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज रही हूँ, सितंबर वाला आई हैव ऑलरेडी सेंड। कुछ न्यूज़ है। कमर्शियल प्रोहिबिटेड स्पीचेस नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि जो कमर्शियल, जो प्रोहिबिटेड स्पीचेस होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। अब रिसेंट में आपने केस देखा होगा, सॉरी ये नहीं लिखना था, ये जिनको समझना था वो शायद समझ चुके हैं। कुछ उसमें ऐसी बात बोली गई, ठीक है। जो कमेडियंस हैं, जो इस तरीके की बातें बोलते हैं, वो इस तरीके की कई बार बातें बोल जाते हैं जो समाज में, चाहे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है उन बातों को, ठीक है। तो क्या यही राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ठीक है। अब देखो, एक केस हुआ, द कोर्ट वॉज हेयरिंग अ केस अगेंस्ट सोशल मीडिया कमेडियंस। यही बात मैं बोलना चाहती थी। अब्यूजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यू नो अ पर्सन, अब नाम नहीं लूंगी, रहने दो, आपको पता ही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, 1A। एक्सक्लूड, ये आप देखो, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A एक्सक्लूड करता है कमर्शियल एंड प्रोहिबिटेड स्पीच, जो इसमें हेट स्पीच, हेटरेड, वॉयलेंस, किसी भी एक ग्रुप, किस तरीके की स्पीच बोलेगी। आप सबने ऑलमोस्ट देखा ही होगा उस तरह का वीडियो। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं विद फॉलोअर्स, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। देखो, इन्फ्लुएंस हमें अच्छी चीज़ों से होना चाहिए, बुरी चीज़ों से हमें इन्फ्लुएंस नहीं। तो आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो आप इस तरीके की कोई चीज़ बताइए जिससे जनता में सुधार आए, लोग समझें। आप अब्यूजिव वर्ड्स ना यूज़ करें, इस तरीके की भड़काऊ भाषण ना दें, हेट स्पीच ना दें जिससे कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर कुछ लोग भड़क जाएं। लीगल फ्रेमवर्क ऑनलाइन कंटेंट को लेकर के आता है, सिनेमाटोग्राफ एक्ट वगैरह, ठीक। आई विल नॉट गो इनटू दिस। रूल्स फॉर OCI कार्ड टाइट। OCI सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई। सिटीजनशिप कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग मुझे बताएंगे क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ खास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की। देखो, पहली बात तो ये फॉरेन नेशनल्स होते हैं जो सिटीजन्स थे इंडिया के कब, 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, ठीक है। दोज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन, और वो सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे 26 जनवरी 1950 को। अब कुछ पर्सन है जो टेरिटरीज दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद कुछ टेरिटरीज हमारे देश का पार्ट बनी, उससे वो आते थे, ठीक है, तो वो एलिजिबल हैं। चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन इस तरीके के सिटीजन्स के। माइनर चिल्ड्रन जिनके दोनों ही पेरेंट्स सिटीजन है इंडिया के। स्पाउस हो, मतलब उनका हस्बैंड, वाइफ, फियांसे, ठीक है, इंडियन या OCI सिटीजन हो, ठीक है, उनको रजिस्टर्ड मैरिज होनी चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर्स तक के लिए। एक्सेप्शन किन किन लोगों को नहीं इंक्लूड करा गया है जो सिटीजन है पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अदर कंट्रीज नोटिफाइड अंडर द गवर्नमेंट एंड नॉट एलिजिबल। भाई गवर्नमेंट चाहे तो किसी को नॉट एलिजिबल घोषित कर सकती है यहाँ पे, जैसे कि पाकिस्तान के सिटीजन और बांग्लादेश के सिटीजन को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। रिसेंट में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम है राधाकृष्ण, CP राधाकृष्ण जी, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी। ये आई दृष्टि में आई ऑलरेडी टॉट ऑल दीज थिंग्स। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड इलेक्शन डेट हो चुकी है, बट सितंबर वाले में आप देखोगे तो वी हैव गॉट अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। वोटिंग कैसे होती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट से होती है, बैलेट पेपर पे सीक्रेटली वोट करा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज आप देख लीजिए, 6782 मेंबर्स हैं, कहाँ से? लोकसभा और राज्यसभा से। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, मतलब पूरा का पूरा पार्लियामेंट जो है पार्टिसिपेट करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। 5 साल का इनका टर्म होता है और जैसे ही वैकेंसी होने वाली हो उससे पहले ही जो है इलेक्शन करा लिया जाते हैं, और वैकेंसी अगर होने वाली है या कुछ टर्म्स है तो पहले इलेक्शन करा ले जाते हैं, इतना आपको याद रखना। नॉमिनेशन कैसे होता है? तो 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स इन्हें चाहिए होते हैं, 15,000 का डिपॉजिट करना पड़ता है। वोटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जो इलेक्शंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और किस किस के इलेक्शन कराती है? क्या पंचायत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है? एनीबडी जो वीडियो देख रहे हैं,
एलिजिबिलिटी भाई सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, एंड ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू द राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के चुनाव के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भाई यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांटेड एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोऑपरेटिव्स देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैंने डीपीएसपी भी आपको पढ़ाई, ठीक है, डीपीएसपी में क्या मैंने कहीं पे कोऑपरेटिव्स की बात करी थी, अगर आप लोगों में से कोई बता पाए मुझे तो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में भी मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव्स के बारे में, क्या आपने ध्यान से सुना था वो लेक्चर? नहीं तो डेफिनेटली अब यहाँ पे आप देख लो, आर्टिकल 275, 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स और 275 स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात करता है। यहाँ पे ग्रांट एंड एड जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है गवर्नमेंट जो है और असिस्टेंस वगैरह डोनेशंस में प्रोवाइड कराती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। कमिंग ऑन टू द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, अब फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर, बिम्स्टेक के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। अब इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आप सब उनको जानते ही हैं, उन्होंने फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर एट द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल होता है। ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बिम्स्टेक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पीवाईक्यूज उठा के देख लो, बिम्स्टेक से क्वेश्चन बना है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो BBINSMT, आपको इस तरीके से याद रखना है, BBINSMT। इंडिया मेंबर है, हाँ इंडिया मेंबर है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये साउथ एशियन नेशंस का एक तरीके से ग्रुपिंग है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक। तो इसका जो पहली बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल होता है उसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, EAM है, वो अर्ज करते हैं, एक तरीके से यहाँ पे बात करते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? फेयर रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर हो भाई, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स हो, G4 नेशन जैसे कि ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये G4 कंट्रीज हैं, ठीक। परमानेंट सीट की डिमांड करते हैं, P5 में इनको मेंबरशिप चाहिए UNSC की। इंडिया स्ट्रैटेजी इन इंडियन ओशन, भाई एक ही ऐसा इकलौता ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है, दैट इज इंडियन ओशन। इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है? इंडिया जो है इवैल्यूएट करना चाहता है, इवैल्यूएशन ऑफ इंडियाज इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने टेबल करी है ये रिपोर्ट लोकसभा में। रिपोर्ट का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ इंडियाज इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी। इफ यू गाइस थिंक कि मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो जब मैं और प्रीवियस ईयर्स के करंट अफेयर्स करूंगी, पढ़ाऊंगी आपको, तो मैं अपनी स्पीड स्लो कर सकती हूँ। बल्कि आप रिवाइज कर रहे हैं यार, हम सारी चीज़ें हमारी दृष्टि में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट नहीं पढ़ा है आपने, वहाँ से आप जाकर के डेफिनेटली देख लेना। देखो, इंडिया ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है और होम है 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन का। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन यहीं रहती है इंडियन ओशन के आसपास। थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है यहाँ पे, इंडिया की लाइफ लाइन है, ठीक। स्ट्रैटेजिक असेट्स आपको यहाँ देखने को मिलता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा। इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, सागर इनिशिएटिव जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, और महासागर जो इनिशिएटिव है 2025 में आता है, ये डॉक्ट्राइन ये इंडिया की ही है। सिक्योरिटी भी है, हमारा सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है कई बार चाइना की पर्ल्स पॉलिसी से, या फिर चाइना जो हार्बर जो है वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, एक तरीके से अपने बेसिस बना रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं और भी कंट्रीज़ को, जैसे कि ऑपरेशन सद्भाव जब म्यांमार में हमने करा, लाओस, वियतनाम आफ्टर टाइफून यागी, ठीक है, जब टाइफून यागी आया तो ऑपरेशन सद्भाव। अभी रिसेंट में हमने करंट अफेयर पढ़ा है, म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चला है इंडिया में। आप ये मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किस तरह की कैलामिटी थी वहाँ पे, क्या अर्थक्वेक था वहाँ पे, टाइफून आया, साइक्लोन आया, कुछ भी आया, आप लोग बताएंगे। महासागर इनिशिएटिव का जो फोकस है दैट इज ऑन मैरीटाइम लीडरशिप, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज, ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के टाइज बढ़ाने हैं, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, ठीक है। जॉइंट ट्रेनिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं, एक्सरसाइजेज आप देखते हैं वेरियस कंट्रीज के साथ हम करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज हो गई, बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं। इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है इसमें 23 मेंबर्स हैं, रीजनल ग्रुपिंग है, इकोनॉमी, सेफ्टी और एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इन पे ध्यान देने के लिए। अब IUNS इंडियन ओशन नेवल सिनॉप्सिज्म, ये भी हमने पढ़ा है सितंबर के करंट अफेयर में, ये अगस्त का है, ठीक है, और पहले के पढ़ रहे हैं। नेवल कॉर्पोरेशन अमंग लिटोरल स्टेट्स, लिटोरल स्टेट्स वो स्टेट्स होता है जो इस ओशन से, इस वाटर बॉडी से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ठीक है। क्वाड नेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है।
बताइए आप लोग, इंडिया मेंबर है क्वाड कंट्रीज का? यस, इंडिया मेंबर है। बाकी के मेंबर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सर्च करिए आप लोग अभी, तुरंत वीडियो पॉज करिए, गूगल पे जाइए, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करिए मेंबर्स ऑफ द क्वाड कंट्रीज। ठीक, मैंने बता दिया, एक और कंट्री बता, जापान है क्वाड कंट्री का मेंबर। क्वाड्रिलेटर कैसा होता है? ऐसा होता है। तो मैंने आपको बता दिया, अब दो की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हाफ होमवर्क मैंने आपके लिए कर दिया, हाफ यू हैव टू डू। बिम्स्टेक वी हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट। इंडियन ओशन कमीशन, ये इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, मेरीटाइम सिक्योरिटी, इंडिया एक ऑब्जर्वर कंट्री है इसमें यहाँ पे, ठीक है। इंडियन ओशन कमीशन में इंडिया एक ऑब्जर्वर कंट्री है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाओ, बेटर एग्जीक्यूट करो ये सारी चीज़ों को। ग्रीन महासागर, हर चीज़ पे आपको पता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस है। ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, मेरीटाइम स्ट्रेंथ को प्रमोट करने की बात करें। कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हम इतना बड़ा आसियान की बात कर रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधी, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में आसियान की बात कर रहे हैं। तो अभी अंडर स्ट्रेन ड्यू टू द ग्रेट पावर राइवलरी, ट्रेड टेंशंस, शिफ्टिंग इंडो पैसिफिक ऑर्डर, रिक्वायरिंग रिफॉर्म्स एंड डीपर पार्टनरशिप। अब ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आसियान के मेंबर्स, इंडिया मेंबर है या फिर नहीं है। भाई साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात है, इंडिया मेंबर नहीं है यहाँ पे, इंडिया साउथ ईस्ट नेशंस में नहीं आता है। तो ये साउथ ईस्ट नेशन का एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसका फॉर्मेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन से होता है, ठीक है। बैंकॉक में होता है आसियान डिक्लेरेशन से 1967 में, ठीक है। 1967 में बैंकॉक में होता है आसियान डिक्लेरेशन से। इसका एम है इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोग्रेस करना, पीस, स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ट्रेड में कोऑपरेशन, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। सेक्रेटेरिएट यू मस्ट रिमेंबर इट्स इन जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका सेक्रेटेरिएट है। याद करो बिम्स्टेक, याद करो कि कौन कौन से मेंबर्स मैंने आपको उससे बताए थे, BBINSMT, याद कर लेना, दिस इज बिम्स्टेक। मेंबर्स इसके 10 नेशंस हैं जो फाउंडर्स हैं, दीज आर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन्होंने इन्हें फाउंड करा, बाकी और नेशंस बाद में आकर के ऐड ऑन हो गए। एक बार ये मैप से देखते हैं, ये सब चार्टर वाटर मार लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आसियान के मेंबर्स कौन कौन फाउंडर हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड ब्रुनेई दारुसलाम एंड कंबोडिया। ये वाला आप चीज देखो ना, ये पूरा साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है और इन्होंने ही मिलकर के बनाया है आसियान, ठीक है। आसियान अपने को प्रमोट करने के लिए, ठीक। तो लाओस इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, यू मस्ट नो। बाकी सब आप इसमें देखोगे तो कहीं ना कहीं से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वाटर बॉडी से, ठीक। बट लाओस जो है दैट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो ये एक बड़ा सारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से बड़े सारे एग्जाम्स में कि कौन सी एक लैंडलॉक्ड कंट्री। तो लाओस यू मस्ट रिमेंबर इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। थ्रेट्स हो रहे हैं आसियान को, ठीक है। यूएस चाइना टेंशंस वगैरह की वजह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से चाइना जो है अपनी यहाँ से यूज़ कर रहा है बेसिकली अपनी पावर को, ठीक है, अपने डेट वगैरह दे करके वहाँ के लोगों, वहाँ की गवर्नमेंट को बेसिस बना रहे हैं, अपने क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है यहाँ पे, ठीक। फिर वे फॉरवर्ड ये अपग्रेड करो। अब आया विजन जो हमारा 2045 का जो विजन है, ठीक है, अपग्रेड करना है इस विजन से कि अब 20 ईयर्स तक का जो हम विजन लेकर के चल रहे हैं, कुछ इस तरीके से प्लान्स बनाएं पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक बढ़ावा देने के लिए। कोऑपरेट करें लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ, जिस तरीके से ये सोचते हैं इस तरीके से, और कौन कौन सी कंट्रीज जो है सोचती है अपने डेवलपमेंट को लेकर के, हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। फॉर्मली कंसल्ट करें क्वाड कंट्रीज के साथ। क्वाड कंट्रीज, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, 2 मेंबर्स क्वाड के बता दिए, बाकी आप लोग बताएं। हाउ कैन इंडिया डील विद द शिफ्ट ऑफ आसियान सेंट्रलिटी, ठीक है भाई, सिंक्रोनाइज करो एफर्ट्स साथ साथ में, क्योंकि भाई ये वही कंट्रीज हैं जो आप एक तरीके से इंडियन ओशन से कहीं ना कहीं से बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है, आसियान का आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक, ठीक है। इंडिया से कहीं ना कहीं इंडियन के साथ ट्रेड तो करता ही है अच्छे खासे लेवल पे, ठीक है। एक्सप्लोर करो, ठीक है, सब रीजनल ग्रुपिंग्स, जिस तरीके से IURA है, बिम्स्टिक है, IMT है। बिम्स्टिक में आपने मेंबर देखा होगा T, मतलब थाईलैंड जो है बिम्स्टिक का मेंबर है, ठीक। फिर आप इम्प्लीमेंट टूरिज्म वर्क प्लान करो, टूरिज्म वगैरह बढ़ाइए यहाँ पे। चलिए, इंडिया फिलीपींस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। रीसेंट में इंडिया और फिलीपींस के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, डिप्लोमेटिक टाइज के 75 ईयर्स, 75 साल कंप्लीट हो गए हैं। एंड यहाँ पे बात स्ट्रेंथन करने की करी जा रही है, जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। देखो, बायलैटरल ट्रेड जो है एक्सीड करा है हमारा $3.05 बिलियन इन द पास्ट ईयर। पीपल टू पीपल टाइज हम बढ़ाएं, जो डायस्पोरा है, इंडिया अप्रॉक्स जो है अराउंड 1.2 लाख इंडियंस फिलीपींस में रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म करने के लिए हम कुछ कोलैब करें एक साथ में। मेरी टाइम फोकस करें कि मेरी टाइम हम जो एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, अवेयरनेस फैलाएं। देन ब्लू इकोनॉमी पे प्रमोट करें। देखो, फिलीपींस एक आइलैंड नेशन है, हमें फोकस करना चाहिए सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इंडस्ट्रीज पे, श्रिम्प पे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कोऑपरेट कर सकते हैं।
कन्वर्जेंस है इंडिया पैसिफिक रिलेशंस का, भाई डिफेंस टाइज है ग्रोइंग। मिसाइल डील हुई है, ब्रह्मोस मिसाइल डील हुई है, आप यूएस डॉलर देख लो 375, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मिसाइल डील हुई है। कौन सी मिसाइल को लेकर के? तो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के इंडिया और फिलीपींस के बीच में एक डील हुई है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन आप यहाँ पे देख लो, ये करंट अफेयर है, शायद नीचे दिया, हाँ ये रखा। चलिए, यूएन इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, यूएन और इंडिया के बीच में एक तरीके से ग्लोबल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। कब हुआ है? तो इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड द यूएन इन सितंबर 2023। 2 साल पहले इस तरीके का एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज शेयर करो ग्लोबल साउथ के साथ, ताकि वो भी अपने आप को डेवलप कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करो। 17 एसडीजी है हमारे पास, ठीक है, और इनसे एवरी ईयर क्वेश्चन बनता है, तो यू हैव टू रटाफाई ऑल दीज 17 एसडीजी। आपको 1 से लेकर के 17 तक सारे के सारे एसडीजी जो है रटे हुए होने चाहिए। कोई भी आपसे उठा करके पूछ ले कि भाई 13 में क्या है, क्लाइमेट चेंज किस में है, नो पॉवर्टी किस में है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, भाई इंडिया और जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उसने कुछ साइन करा है। क्या साइन करा है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फॉर्मली स्टार्टिंग FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस, लॉन्ग टर्म ट्रेड कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को बढ़ाने के लिए करा है। इसके बेनिफिट्स होंगे, हमें ऑब्वियसली बेनिफिट्स होंगे। ट्रेड एक्सपांड करेगा हमारा, मार्केट एक्सेस मिलेगी इंडियन एक्सपोर्टर्स को। यूएस टैरिफ लगा रहा है, आपको पता है, देयर इज चाचा हमारे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं हमारे पास। वैसे तो बहुत अच्छी बात करके चले गए, बातें हो गई, बट उसके बाद टैरिफ लगा दिया। फिर एनर्जी पार्टनरशिप, रशिया जो है सप्लाई करता है 35 to 40% ऑफ इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट्स। रशिया इज आवर फ्रेंड, ठीक है। अबाउट यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी है? तो ट्रीटी हुई, EU के बीच में ट्रीटी हुई। ये क्या है? इसी की बात करी जा रही है अबाउट यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। इनेबल करता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर। 4 चीज यहाँ पे हैं। आपसे मान लो कभी मन बन गया यूपीएससी का, स्टेट पीसेस का, तो एक हटा दिया, गलत ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो गुड्स है, सर्विसेज है, कैपिटल है और लेबर है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसके मेंबर्स एक बार देख लो यहाँ पे, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस एंड आर्मेनिया। आर्मेनिया अजरबैजान पीस एग्रीमेंट, भाई इनको चाहिए था नोबेल प्राइज। ये हर जगह पीस एग्रीमेंट करा रहे थे। पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान में कराया, सीज फायर कराया। अब ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, माउंटेनियस रीजन है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जिसका नाम है नोगार्नो कारबाख रीजन, ठीक है। ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है इन दोनों एरियाज के बीच में, इन दोनों कंट्रीज के बीच में। वहाँ पे हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, उन्होंने इन दोनों के बीच में शांति समझौता करा दिया। यहाँ पे लिखा है नोगार्नो कारबाख रीजन है, डिस्प्यूटेड है, माउंटेनियस रीजन है, बस। ये है अजरबैजान, ये है आर्मेनिया। ये रीजन है जो डिस्प्यूटेड है। देखो, लैंड डिस्प्यूट बड़े सारे कंट्रीज में होता है। इसराइल देख लो, डिस्प्यूट है। इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट है। नेपाल इंडिया डिस्प्यूट है। बांग्लादेश इंडिया, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो रहता ही है, ठीक। तो ये है नोगार्नो कारबाख वाला रीजन जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। अलास्का समिट, अलास्का वो जगह है जो रशिया ने पहले यूएसए को बेच दी, अब पछताता है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच रीजन है और यूएसए अब उसका अच्छी मात्रा में फायदा उठा रहा है। तो अलास्का समिट होती है, जो प्रेसिडेंट है यूएसए के और रशिया के मिलते हैं अलास्का में। जो सीज फायर होती है रशिया यूक्रेन के वॉर में, उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इनको वहां पे भी कराना है, शांति समझौता कराना है वहां पे। भाई 1867 में परचेज फ्रॉम रशिया अंडर द अलास्का ट्रीटी। यूएस ने रशिया से 1867 में अलास्का को बाय कर लिया था। जगह को खरीदा बेचा जा सकता है। भाई ये जो जगह है, ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्रीज आप देख लो यहाँ पे, बिफोर सी, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क करना भूल गया, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाउंड्रीज काफी बार पूछता है यूपीएससी। मैरीटाइम बाउंड्रीज इंक्लूड करती है बिफोर सी, आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, गल्फ ऑफ अलास्का इन पैसिफिक ओशन इन द साउथ, बेरिंग सी इन द वेस्ट एंड चुक्शी इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो रीजन है ना, जाना जाता है अपने ऑरोरा बोरियालिस, जिसको हम लोग नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, और ये विजिबल होती हैं अक्रॉस एवालिस्ट एरिया से आपको देखने को मिल जाती हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन, ठीक है, इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ AIBD, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस में जब थाईलैंड में होती है, तो इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया एज अ नेक्स्ट चेयरमैन। सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ पे है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का, तो कुआलालंपुर इज इन मलेशिया। कुआलालंपुर कहाँ पे है? मलेशिया में। इसको फाउंड कब करा गया था? इन द ईयर 1977, ठीक है, अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनेस्को, ठीक। मेंबर्स इसके हैं 92 कंट्रीज, 92 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 45 कंट्रीज। ये याद रखना, मेंबर्स अगर कंट्री में पूछा जाए, मान लो कभी पूछा जाता है, तो
45 कंट्रीज, बट 92 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन 45 कंट्रीज में से। इंडिया जो है इस ब्रॉडकास्टिंग जो भी है ये ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इसका फाउंडिंग मेंबर है। दिस इज मस्ट टू रिमेंबर कि इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ AIBD। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। ब्रॉडकास्टिंग भाई मतलब प्रसार भारती टाइप, ठीक है। तो इंडिया का प्रसार भारती इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है जो रिप्रेजेंट करता है इन सब चीज़ों को। अब कुछ कन्फ्लिक्ट एरियाज पढ़ेंगे कुछ न्यूज़ में जो है। गाजा हमेशा ही रहता है न्यूज़ में, ठीक है। कहाँ है ये गाजा? ये इजराइल है अगर तो ये है गाजा, ये वाला एरिया है गाजा। इधर है इजिप्ट, इधर है मेडिटेरेनियन सी। ये है क्या है? ये है पैलेस्टीन। यहाँ क्या है? यहाँ है डेड सी। यहाँ क्या है? गोलन हाइट्स, सी ऑफ गैलिली यहीं देखने को मिलेगा। ये क्या है? जॉर्डन रिवर। ये क्या है? जॉर्डन, ठीक है। इधर क्या है? यहाँ क्या है? गल्फ ऑफ अकाबा। यहाँ क्या है? रेड सी। ऊपर क्या है? हिजबुल्ला, लेबनन, ठीक है। सीरिया ये है यहाँ पे। तो आपको ये सारी चीज़ें कंट्रीज पता होनी चाहिए। जो गाजा है वो बॉर्डर करता है इसराइल को नॉर्थ ईस्ट में और इजिप्ट को साउथ वेस्ट में। आपको पता है ना, इस साइड आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा वेस्ट में। सूडान का दारफूर रीजन, दारफूर, खार्तूम, साउथ, ये ब्लू नाइल स्टेट्स। अब ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलकर के खार्तूम जो सूडान की कैपिटल है वहाँ से बनती है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी जिसको हम लोग बोलते हैं नाइल। और बस ये इंपॉर्टेंट है आपकी, नाइल कहाँ जाती है? मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। तो खार्तूम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट और दारफूर रीजन यू मस्ट नो दैट इज इन सूडान, ठीक है। सिविल वॉर वगैरह की वजह से ये न्यूज़ में रहता है। मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, दीज आर ऑलवेज इन न्यूज़ फॉर सम ऑफ द अदर रीजन। यूक्रेन आपको पता है, यूक्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखो, कीव, डोनेस्क, जापोरोजिया, चेरास्की, चेरेनिव और खार्किव। ये कभी भी आपसे पूछा जाए कौन सी कंट्री में, तो दीज आर इन यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया के बीच में तो बड़े दिन से लड़ाई चल रही है एंड वी नेवर नो कि कभी खत्म होगी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो DRC, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ किवू, इतूरी प्रोविंस, ये न्यूज़ में है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, वीक गवर्नेंस, आपको पता है अफ्रीकन नेशंस की क्या हालत है, ठीक। चलिए वी मूव ऑन टू द इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स। चलिए प्रोडक्ट नेशन क्या होता है? एक स्टैंडिंग कमेटी है, फाइनेंस ने एडवाइस करा है इंक्रीज करो। भाई इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि एक ऐसी कंट्री जो प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है हाई वैल्यू गुड्स, जो भी हाई वैल्यू गुड्स हैं। सपोज इंडिया एक प्रोडक्ट नेशन कैसे बन सकता है? अगर वो प्रोड्यूस करे और एक्सपोर्ट करे। प्रोड्यूस तो करे ही पर साथ साथ एक्सपोर्ट भी करे हाई वैल्यू गुड्स, जो गुड्स अच्छी क्वालिटी के हों, उनकी वैल्यू अच्छी हो, ठीक। एक बस इतना बात आपको समझनी है कि हाई वैल्यू गुड्स क्या होता है, दैट्स इट। यूएस टैरिफ्स हैं, इस बीच में इंडिया को वल्नरेबिलिटी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इंडिया का जो मार्केट है दैट इज वेरी वल्नरेबल। कभी भी आप देखते हो गोल्ड प्राइसेस अप डाउन, सिल्वर प्राइसेस अप डाउन हो रहे हैं। सिल्वर बहुत ही ज़्यादा आपको पता है हर जगह यूज़ होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पे भी जाएंगे आपको हर जगह सिल्वर का यूज़ डेफिनेटली देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। गोल्ड से ज़्यादा यूज़ सिल्वर का है। सिल्वर इज अ कंडक्टर, ठीक है। सिल्वर इज व्हाट? सिल्वर इज अ कंडक्टर। सिल्वर का यूज़ होता है। एक प्रोडक्ट नेशन बनने में चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री इतनी वल्नरेबिलिटी फेस करते हैं तो भाई इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गैप्स आते हैं। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, सेमीकंडक्टर नीड्स हो जाए। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना बेहतर नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ठीक, आप देख लीजिए कितना अनएम्प्लॉयड यूथ है तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा है, ठीक। तो वो बेचारा यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, ठीक है, कि हमारा यूपीएससी निकल जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी, बट कुछ का निकल जाता है एंड मेनी आर फेसिंग चैलेंजेस इन देयर लाइफ। रीजनल इम्बैलेंसेस इन इंडिया में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। डिफर करते हैं जियोग्राफिकल रीजन्स की वजह से, हो सकता है ऐसा। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस रिपोर्ट बताती है, रिकमेंड करती है टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट इंडस्ट्रीज अक्रॉस स्टेट्स टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस इन इंडिया। भाई जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही जगह पे एक ही, मान लो कोई एक सिटी है, मान लो कोई एक स्टेट है, उसमें एक ही जगह पे एक ही सिटी में सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बनी हुई हैं। नहीं, उनको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल भी सके, जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं वो खत्म हो सके। जो इंडस्ट्रीज हैं दीज कम अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक। बस आपको इतना याद रखना है। जो लिस्ट सिस्टम है दैट इज अंडर द 7th शेड्यूल। यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आती है। यूनियन में सेंट्रल लॉ बनाता है, स्टेट में स्टेट और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर के लॉज बनाते हैं, बट हाँ कुछ प्रायोरिटी आपको यूनियन में देखने को मिल जाती है। यूनिटरी बायस फीचर्स हैं यहाँ पे, हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे हमने हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो, ट्रांसफॉर्म करने हैं 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हो, ठीक है। बहुत सारे और भी, यू कैन जस्ट रीड आउट। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, डॉलर की जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए एक बात हो रही है, ठीक है, कि रूपी जो हमारा रुपया है उसको इंटरनेशनलाइज करा जाए,
ठीक है। आरबीआई ने जो प्रायर अप्रूवल था, रिक्वायरमेंट्स थी फॉर बैंक्स टू ओपन स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स। अब यहाँ पे दो अकाउंट्स आप पढ़ोगे, वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो। इन दो अकाउंट्स को एक बार समझ लेते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट्स वो होते हैं जो एक फॉरेन बैंक अकाउंट किसी भी डोमेस्टिक बैंक में रखती है उसकी लोकल करेंसी में। कोई फॉरेन बैंक का अकाउंट है, वो एक डोमेस्टिक बैंक में है, उसकी लोकल करेंसी में, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, वॉस्ट्रो मतलब लोकल करेंसी में, ठीक है। वॉस्ट्रो मतलब लोकल करेंसी में, वॉस्ट्रो लोकल करेंसी में। और नॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो क्या होता है, किसी डोमेस्टिक बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक में है, ठीक है, तो वो उस कंट्री की करेंसी में होगा, ओवरसीज करेंसी में, ठीक है, करेंसी ऑफ द ओवरसीज कंट्री। जिस भी फॉरेन बैंक में किसी डोमेस्टिक बैंक का अकाउंट होगा तो उसकी करेंसी में होगा वो, बस आपको इतना याद रखना है। नॉस्ट्रो मतलब बाहर की करेंसी, ठीक है। नॉस्ट्रो मतलब फॉरेन करेंसी, ओवरसीज करेंसी, ठीक है। वॉस्ट्रो मतलब डोमेस्टिक करेंसी, लोकल करेंसी, ठीक। इतना याद हो गया आपको, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही और कुछ नहीं। हमें एक बात है, डॉलर को, हमें डॉलर की डिपेंडेंस को कम करना है, रुपये को इंटरनेशनलाइज करना है, बढ़ाना है, ताकि जो ट्रेड है वो अपनी करेंसी में कर पाए। हम डॉलर पे डिपेंडेंट क्यों रहें, ठीक। चलिए, डी-डॉलराइजेशन, द सेकंड टॉपिक इज डी-डॉलराइजेशन। भाई डॉलर की डिपेंडेंस को हमें कम करना है, इसीलिए हमें रुपए को बढ़ाना है। तो यही सेम टॉपिक है जो हम लास्ट में पढ़ करके आए हैं। आईएनआर मतलब हमारा रुपया रिड्यूस करता है डिपेंडेंस और फॉरेन करेंसीज, रिजल्टिंग इन ग्लोबल डी-डॉलराइजेशन। हर चीज आप देखोगे, हर तरह का ट्रेड आप देखो डॉलर में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने अपनी एक जगह बना ली है। बट अगर हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इनिशिएट नहीं करेंगे तो रुपया शायद पीछे रह जाए। तो हमें रुपए को आगे बढ़ाना है, इंटरनेशनलाइज करना है, ताकि ट्रेड और कंट्रीज रुपए में करे, ठीक है। डॉलर ही क्यों भाई, रिसेंट इनिशिएटिव है डी-डॉलराइजेशन को लेकर के, ब्रिक करेंसी बनाने की बात करी जा रही है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स नेशन जो है, साउथ अफ्रीका भी, और भी कंट्रीज एड ऑन हो गई है, ठीक है। तो एक अपनी करेंसी बनाने की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इतना लंबा नहीं, एफआरबीएम एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारे कैग होते हैं, पहली बात तो कैग कौन से आर्टिकल में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि जो कैग हैं वो आर्टिकल 148 में आते हैं। एंड ही इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पैक। व्हाट इज पैक? पैक इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड होते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने हाईलाइट करी है अपनी रिपोर्ट में क्या, कुछ फिस्कल इनकंसिस्टेंसीज, ठीक है, कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं, फिस्कल इनकंसिस्टेंसीज और ट्रांसपेरेंसी इश्यूज भी हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट कंप्लाइज विद द एफआरबीएम एक्ट, ठीक। जो एफआरबीएम एक्ट है 2003 का है, ये इंश्योर करता है फिस्कल डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी हो, और मैंडेट करता है एनुअल कैग कंप्लायंस रिव्यू। कैग का रिव्यू होना जरूरी है एनुअली, ठीक। अब यहाँ पे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, कोई मतलब नहीं है इसका, एग्जाम में आता हो तो मैं जरूर बताऊंगी। कुछ की फाइंडिंग्स है, कैग की रिपोर्ट जो है कुछ बात कहती है। जो डेट टू जीडीपी है दैट पीक्ड एट 6.38 इन द ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर, बट डिक्लाइन टू 57% इन द ईयर 2024। जो डेट सस्टेनेबिलिटी है ये इंडिकेट करती है भाई पॉजिटिव हुई है, पास्ट ईयर में पॉजिटिव थी। इंटरेस्ट पेमेंट हमारे बढ़ गए हैं, 35.35 ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बजट में जब आपको पढ़ाती है तो मैं बताती हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है, सारी बातें वहाँ हम करते हैं। और इकोनॉमिक्स से मोस्टली या तो कुछ पॉलिसीज से क्वेश्चन आता है या तो कुछ स्टैटिक से आएगा, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी फुलफिल करती है। बाकी सारा जो पोर्शन है दैट कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर स्पेशली बजट, द इकोनॉमिक सर्वे, द न्यू पॉलिसी दैट आर बीइंग लॉन्च्ड, या फिर किसी पॉलिसी के 10 इयर्स कंप्लीट हुए, 5 इयर्स कंप्लीट हुए, इस तरीके की कोई न्यूज़ जो है वो पूछी जाती है। ब्लू इकोनॉमी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द वाटर, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, पोल्यूशन को हटाना, प्रमोट करना फिशरीज को, सारी की सारी चीज़ें जो है दैट कम्स अंडर द ब्लू इकोनॉमी। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उन्होंने व्हाइट पेपर रिलीज करा है जिसका टाइटल है ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारा फोकस है। आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा लाइफ बिलो वाटर कौन सा एसडीजी है हमारा? इज इट 14, इज इट 16, कौन सा है? 15, 16 कौन सा है? लास्ट में हमारे पास 17 एसडीजी है, बट लाइफ बिलो वाटर कौन सा है? 13 इज क्लाइमेट चेंज, बट लाइफ बिलो वाटर कौन सा एसडीजी है? डेफिनेशन क्या है? ब्लू इकोनॉमी रेफर करता है एक्सप्लोरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द पोटेंशियल, जो ओशंस का पोटेंशियल है, एंड सीज अंडर इंडियाज लीगल ज्यूरिसडिक्शन, जो भी सीज इंडिया के लीगल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं उनके पोटेंशियल को देखना। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और जो नेशन की सिक्योरिटी है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसको भी देखना। आपने ताज अटैक के बारे में देखा हो अगर, ठीक है, तो जो टेररिस्ट आए थे वो वाटर के थ्रू ही आए थे, ठीक। तो हमारी सिक्योरिटी को भी हिंड्रेंस ना हो, इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को प्रमोट करना है। करंट स्टेटस की बात करें तो इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 4% ऑफ इट्स जीडीपी। 4% जो है जीडीपी का
वो हमारा ब्लू इकोनॉमी जो है आप देखते हो अभी करेंटली हैंडल कर रही है। देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स, 13 देयर अंडर कंस्ट्रक्शन, बट देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स। 12 पहले से, नया बना है अभी वाधवन पोर्ट। सारे के सारे पोर्ट्स यू मस्ट नो, कौन सा ईस्टर्न है, कौन सा वेस्टर्न है, कौन सी स्टेट में है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसको कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कौन सा है, ट्यूटिकोरिन, वीओ चिदम्बरम, सारे के सारे पोर्ट्स आपको याद होने चाहिए। देयर आर ओनली 13 पोर्ट्स, देयर आर ओनली 17 एसडीजी। कुछ चीजें तो हैं, आपको चाहे यूपीएससी देने जाओ, कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम कुछ भी देने जाओ, याद तो आपको करनी पड़ेंगी। आई नो यूपीएससी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, बट कुछ फैक्चुअल भी आता है, ठीक है। आपने 2023 का पेपर देखा हो, 24 का देखा हो, स्पेशली 2024 वाला, दैट वाज फैक्चुअल। 2025 वाला अगर आपने दिया होगा, दैट वाज आल्सो समवॉट कंसेप्चुअल, समवॉट फैक्चुअल। तो कुछ मिक्स एंड मैच है, आपको स्टेटमेंट में भी फैक्ट्स पूछ देता है। लिख दे 950 करोड़ पॉपुलेशन इज यूजिंग इंटरनेट यूजर्स, तो यू मस्ट नो के अबाउट इतने अप्रॉक्स तो है ही, तो कुछ फैक्ट तो है, ठीक है। कुछ मैरीटाइम इनिशिएटिव्स है यार, देखो मैं पढ़ाती हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें और भी बताना चाहती हूँ, तो वीडियो के थ्रू कुछ 1-2 मिनट लेकर के आपको बता देती हूँ। चलिए, इंडिया की मैरीटाइम इनिशिएटिव भाई डीप ओशन मिशन है। देखो, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तो हमने बनाया है। डीप ओशन मिशन है हमारा, जो डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजीज हैं डीप विद इन द ओशंस एक्सप्लोर करने की बात करी गई है। पीएम मत्स्य संपदा योजना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सस्टेनेबल फिशरीज और एक्वाकल्चर को प्रमोट करने की बात करता है। ब्लू रेवोल्यूशन यू ऑलवेज नो, यू ऑलरेडी नो कि भाई इंक्रीज करता है फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आजकल श्रिम्प पे भी चर्चा चल रही है, ठीक है। श्रिम्प पे लेकर के, ये भी एक सी फूड होता है, उस पर भी लेकर के बड़ी सारी बात चल रही है। सक्सेसफुल कुछ केस स्टडीज है ब्लू इकोनॉमी की। वी आर नॉट डीलिंग विद द केस स्टडीज इन द करंट अफेयर सेक्शन, मैं आपको पहले ही बात बोल चुकी हूँ। इस बुक में भी एथिक्स की कुछ केस स्टडीज है, बट वी आर नॉट डीलिंग विद द केस स्टडीज, ठीक है, अभी नहीं। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज अ एक्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एक्ट पास हो चुका है पार्लियामेंट में, 2025 में ही हुआ है, ठीक। ये अमेंड कौन से एक्ट को कर रहा है, 1957 वाले एक्ट को कर रहा है। कौन से एक्ट को, सॉरी 1957 वाले एक्ट को ये अमेंड कर रहा है। इसमें कुछ पोर्शन, कुछ क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हैं जो इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट बन रहे हैं इंडिया के लिए, जैसे कि चाइनीज कंट्रोल सप्लाई चेन पे है, ये आपको पता है। रेयर अर्थ का, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन 60 to 70% चाइना करता है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो है एंड क्लाइमेट गोल्स, जैसे कि सिलिकॉन, टेलुरियम, इंडियम, ठीक है, ये फोटोवोल्टाइक जो पीवी सेल्स होते हैं ना अपने, उनमें यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ये सब लिथियम आयन बैटरीज, आपको पता है ली आयन बैटरीज यूज होती हैं कुछ भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज, एक्सेलरेटिंग एसडीजी गेन्स, चले यूज कॉपर रेवेन्यूज टू सपोर्ट पॉवर्टी रिडक्शन, एसडीजी 1, इंप्रूव करना है हेल्थ सर्विसेज, एसडीजी 3। याद हो गया आपको, 2 एसडीजी यहाँ पे दे रखे हैं, नो पॉवर्टी एसडीजी 1, इंप्रूव्ड हेल्थ सर्विसेज एसडीजी 3। तो बाकी भी आप एक नोट, मैंने इन्वायरमेंट का यूपीपीसीएस के लिए पढ़ाया था, सारे के सारे एसडीजी वहाँ मेंशन है। आप जाकर के वो वीडियो देखो एक बार, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई क्या चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि आपको ये याद होनी चाहिए। गिग वर्कर्स, कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है बेस्ड ऑन गिग वर्कर्स, बिल है ये, ठीक है, बिल है ये। तो ये एक स्टेट स्पेसिफिक बिल है। हम स्टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मे बी हम कर्नाटका पीएससी की तैयारी कर रहे होते तो शायद हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ते। बस यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि हु आर गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स होते क्या हैं, ठीक। स्विगी वाले भैया आते होंगे आपके यहाँ फूड डिलीवरी करने के लिए, आप ओला उबर बुलाते होंगे कहीं जाने के लिए, ठीक है, जोमेटो से खाना ऑर्डर करते होंगे, ठीक। यही सब जो ऑनलाइन एप्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं, कैजुअल वेज मिलता है, ठीक, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं गिग वर्कर्स, या फिर जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या फिर फुल टाइम भी इसी में फुल टाइम कर रहे हो। अब द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, अब गिग वर्कर्स का जो कंसेप्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट कोविड एरा में बनता है। इससे पहले इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट आफ्टर द पोस्ट कोविड एरा ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही हो गई, ठीक है। आप जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सारी चीज़ें करते हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर काम करते हैं, ठीक है। ये डिफाइन करता है गिग वर्कर को, जो व्यक्ति ट्रेडिशनल एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय ये दुकान में काम कर रहे हैं, उसके आउटसाइड काम करते हैं, दीज आर गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म्स आप देख लो, जैसे कि ऑनलाइन ऐप्स हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, ओला उबर, ठीक है। नॉन प्लेटफॉर्म जैसे कि जिनको कैजुअल वेज मिलती है, ओन अकाउंट वर्कर्स हैं, कन्वेंशनल सेक्टर्स में काम करते हैं, पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। ग्रोथ इसमें क्यों, डेमोग्राफिक डिविडेंड, रैपिड अर्बनाइजेशन, अब सबको जेप्टो से सामान मंगाने में ज़्यादा आसानी मिलती है, ठीक है, या और किसी वेबसाइट से आपसे डिस्काउंट भी मिलता है, जाना भी नहीं पड़ता है, घर बैठे सामान आ जाता है। बट आप भी खुद सोच करके देखो, क्या ये आपको
लेजी लेथार्जिक नहीं बना रहा है। आप 4 दिन पहले अपने सामने से पड़ोस वाली राशन दुकान से सामान लेकर के आते थे, बट अब आप तुरंत मोबाइल चलाते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है, बट देयर आर ऑलवेज सम पॉजिटिव्स एंड सम नेगेटिव्स ऑफ एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। चैलेंजेस तो हैं ही भाई, सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनको, इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। आपको बारिश पड़ रही हो, आप कुछ भी मौसम कैसा भी हो, आपके स्विगी वाले जोमेटो वाले भैया आते हैं, डिलीवर करते हैं, ठीक। इनकम टैक्स एक्ट, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया इनकम टैक्स एक्ट 2025 को और रिप्लेस करा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि कौन से एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। तो 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट था उसको रिप्लेस कर रहा है कौन सा, 2025 का इनकम टैक्स एक्ट। कब से फोर्स में आएगा, क्या ये अभी फोर्स में नहीं, तो 1 अप्रैल 2026 से ये फोर्स में आएगा, इन्फोर्समेंट में आएगा। सिंपलर लैंग्वेज और शॉर्टर इसे बनाया गया है। टैक्स स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है, एम्पावर करना है कुछ नई स्कीम्स। अनडिस्क्लोज इनकम एक्सपांडेड, भाई जो अनडिस्क्लोज इनकम है उसको डिस्क्लोज करो। टैक्स अथॉरिटी को अलाउ करो कि वो अपने डिजिटल स्पेस को एक्सप्लोर कर सके, ठीक है, एक्सेस दो उन्हें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ESG, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसकी ऑन फाइनेंस रिकमेंड करता है इम्प्रूव करो ये फ्रेमवर्क इंडिया में, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस रिकमेंड करती है ESG प्लेटफॉर्म, ये फ्रेमवर्क जो है इसको इम्प्रूव करो इंडिया में। इवैल्यूएट करो कि कोई कंपनी सस्टेनेबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका क्या है किसी कंपनी का, इवैल्यूएट करो कि उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी वहाँ पे देखो। सिग्निफिकेंस क्या होगा, ग्लोबल अलाइनमेंट होगी, SDG को सपोर्ट मिलेगा, पेरिस एग्रीमेंट गोल्स फुलफिल होंगे, फाइनेंशियल एक्सेस मिलेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगा, एडवांटेज मिलेगा। जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना, जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पे फोकस करोगे, जो कॉस्ट है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से वो कम ही हो जाएगी, ठीक है। ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी आपकी, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट होगा। चैलेंजेस तो हर चीज़ में होते हैं, यहाँ पे भी हैं। ग्रीन वॉशिंग होगी यहाँ पे, वो दिखा देंगे कुछ और होगा कुछ और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, बहुत सारी इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। मिसलीड करेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्लेम करेंगे वो ऐसा करते हैं, पर वो ऐसा करते नहीं है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग इन्वायरमेंटल सेक्टर में। और कुछ प्रमोट करने के लिए ESG इंडिया बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, सेबी का फ्रेमवर्क है, 100 लिस्टेड कंपनीज है, रिपोर्ट करें सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को। CSR फंड, ठीक है, जो कंपनीज होती हैं जो थ्रेशोल्ड्स मस्ट स्पेंड कितना 2%, अपने नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटीज़ में जो है यूज़ करें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका टाइटल है इवॉल्विंग रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमी, पर्टिकुलरली द डिजिटल लैंडस्केप। डिजिटल लैंडस्केप में प्रमोट करने की बात करी जा रही है कॉम्पिटिशन को। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, तो इन द ईयर 2003 अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ऑपरेशनल कब से, 2009 से है। मिनिस्ट्री आपको पता है फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक। बाकी आप रिट आउट कर लेना। कॉम्पोजिशन इसमें 6 मेंबर होते हैं बस। रोल क्या है, एलिमिनेट करता है प्रैक्टिसेस जो कि एडवर्स इफेक्ट डालती हैं कंपटीशन में। भाई फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए। प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कंपटीशन इश्यूज पे, इंक्वायर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, ऑर्डर्स पास करता है, पेनल्टी भी लगाता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अगर आप फॉलो करोगे तो। बाकी तो सारी चीज़ें आप रीड आउट कर लेना एक बार। अब इंडियन पोर्ट्स एक्ट, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलोनियल एरा के पोर्ट्स एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 में आता है और ये रिप्लेस करता है इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 को। तो कॉलोनियल पीरियड का है ये, इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी तब, ठीक। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए इंडिया की कोस्ट लाइन का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक। इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं ऊपर पढ़कर क्या रहे हैं, देयर आर 13 पोर्ट्स इन इंडिया, 13 मेजर पोर्ट्स। रिसेंटली न्यू इज अंडर कंस्ट्रक्शन इज वाधवन पोर्ट, 12 तो अभी वर्किंग है। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एडवाइस करती है पोर्ट की ग्रोथ में। पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स हर चीज़ के लिए पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्टेट लेवल कमिटीज देखें, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स बने, नॉन मेजर पोर्ट्स को रेस्पेक्टिव स्टेट्स में जो भी हैं उनको एडमिनिस्टर करें, पोर्ट टायरर्स पोर्ट ऑफिसर बने, मेगा पोर्ट्स भी बने। मेगा पोर्ट से एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है क्लासिफाई कर सकती है कोई भी पोर्ट को एज मेगा पोर्ट विदाउट चेंजिंग देयर ओरिजिनल स्टेटस। अपने ओरिजिनल स्टेटस को चेंज करे बिना ही किसी भी पोर्ट को एक मेगा पोर्ट जो है बनाया जा सकता है। सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, एनवायरमेंटल कंप्लायंस में जो मार्पोल एग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं इंडिया में पोर्ट्स। देयर आर 12 मेजर पोर्ट, 13 अंडर कंस्ट्रक्शन, द वाधवन पोर्ट। 10 years ऑफ सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड इट हैज़ अचीव्ड
118 से भी ज़्यादा होता है, 1118% ग्रोथ इन द कोस्टल शिपिंग ओवर द लास्ट डिकेड में 118% इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कब लॉन्च हुई थी? ऑब्वियसली 2015 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसे लॉन्च करा था 2015 में। काम था बूस्ट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है दैट इज 11098 किलोमीटर, ठीक है, 11,098 किलोमीटर इंडिया की कोस्ट लाइन है। एंड नेविगेबल वाटरवेज है 14,500 किलोमीटर तक का। देखो की ऑब्जेक्टिव यही है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना। आपको पता है अगर हम किसी वाटरवेज वगैरह से बेचते हैं तो कॉस्ट कम लगती है, समय ज़्यादा भले ही लग जाता है। इनहांस करना है डोमेस्टिक वाटरवेज, जॉब्स को क्रिएट करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जब पोर्ट्स का डेवलपमेंट होता है तब। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करना चाहिए, ठीक। चलिए, पोर्ट्स मॉडर्नाइज हो जाएंगे, नए पोर्ट्स डेवलपमेंट बनेंगे, ठीक। और 9 इंडियन पोर्ट जो है ग्लोबल 100 में आपको देखने को मिलते हैं, टॉप 100 में। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बढ़ावा मिलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट करिए फ्लैग कराई कि भैया स्लो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस कम है अंडर द वर्क ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। जो भी एरियाज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से ग्रस्त हैं वहाँ पे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें स्लो प्रोग्रेस देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट ये है कि कब इसका लॉन्च हुआ था, तो पहली बात तो इन द ईयर 2000 दिसंबर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लॉन्च होता है। बहुत पुरानी योजना है, 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, होने वाले हैं, दिसंबर में हो जाएंगे। आपके एग्जाम से पहले यूपीएससी यूपीपीसीएस के एग्जाम से पहले आरओ के पहले 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। सिल्वर जुबली मनाएंगे हम। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है ये। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ शेयर सेंटर देती है, कुछ शेयर स्टेट देगा, ठीक। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को प्रमोट करना है हमें, प्रोवाइड करनी है जो भी अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेट्स हैं, पॉवर्टी एलिविएट करनी है क्योंकि हमें पॉवर्टी को हटाना है। रिसेंट में भी आपने कुछ चीज़ देखी कि वही एक एम्बुलेंस को जाना था किसी गांव में और वो वहाँ पे इतने ज़्यादा खेत थे या पता नहीं क्या था तो वो जा नहीं पाई एंड कुछ रीजंस की वजह से फैमिली को बहुत परेशानी हुई, ठीक है। तो रोड ही नहीं थी, आप यहाँ से सोचिए, रोड ही नहीं थी, यहाँ पे रोड ही नहीं बनी। कुछ फीचर्स आप देख लीजिए, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, ठीक है, आप टेक्निकल सपोर्ट दो, स्टेट लेवल इंप्लीमेंट करो चीज़ों को, डिसेंट्रलाइज करो प्लानिंग को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करो, ठीक है, जो एमएलएज हैं एमपीज हैं उनको इन्वॉल्व करो। चलिए, 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ MS स्वामीनाथन, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के पायनियर जिनका नाम है MS स्वामीनाथन, उनको 100th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी। प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करा MS स्वामीनाथन सेनेटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में, ठीक। इंपॉर्टेंट इनका यही है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट थे। इन्होंने HYV सीड्स, हाई यील्ड सीड्स जो हैं किसके, वीट और इंडिका एक राइस वैरायटी है, डेवलप करा। पूषा बासमती 1989 में। आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो आपने पूषा इंस्टीट्यूट डेफिनेटली सुना होगा, करोल बाग के पास में, करोल बाग में ही है, ठीक है। तो और एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है दैट इज प्रो नेचर, प्रो पुअर, लिंकिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी विद इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के साथ जोड़ने की बात करता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन तो है, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना, एवरग्रीन रेवोल्यूशन ये बात है। इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट रिसिलेंट क्रॉप्स, मिलेट्स वगैरह को प्रमोट करो। बायोडाइवर्सिटी लेजिस्लेशन, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है हमारे पास 2002 का, तो प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 का, इतना याद रखना बस। इनकी 100th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी कब, अगस्त 2025 में, दैट्स इट। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स, इसमें इंडिया की जो पहले रैंक थी, ठीक है, इंडिया की रैंक अपग्रेड हो गई है, पहले थी BBB माइनस, अब हो गई है, माइनस हट गया है, अब हो गई है BBB, अब हो गई है रैंक BBB, लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग टू BBB फ्रॉम BBB माइनस। शॉर्ट टर्म में आपको होता है A2 रेटिंग टू A2 फ्रॉम A3, पहले A3 थी, अब हो गई है A2, दैट्स इट। ये एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन है किसी भी कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए, ठीक है। कुछ एजेंसीज हैं जो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती हैं, SP, फिच, मूडीज, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करती हैं किसी भी कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस का, बस। चलो, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में आप देखते हो उसी लाइक फाइनेंशियल सेंटर्स बनाया जाए, ठीक है, डेवलप करें मोर गिफ्ट सिटी लाइक फाइनेंशियल सेंटर्स। गुजरात में आपको पता है इंडिया की पहली। चलिए, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता हो। RBI फ्री AI विजन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, हर कोई AI के बारे में बात करे तो देन व्हाई नॉट RBI। तो RBI भी सर फ्रेमवर्क वगैरह लेकर के आ रहा है, फ्री AI, FREE AI इंश्योर करना है सेफ, फेयर एंड अकाउंटेबल AI अडॉप्शन। इंडिया के जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें 7 सूत्र हैं यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आपने रीड आउट कर लिया उतना ही बहुत है। RBI टाइटन्स को लेंडिंग नॉर्म्स, जो को लेंडिंग नॉर्म्स है उनको RBI जो है वो अच्छे से मैनेज कर रहा है, ठीक है। चलो, सेफ्टी इन द एविएशन सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर में सेफ्टी को प्रमोट करना है। रिसेंट में भी आपने देखा होगा कि
इंडिया का जो प्लेन था वो ड्रीम लाइनर वो क्रैश कर गया अहमदाबाद में। दैट वाज अ वेरी मच डिवास्टेटिंग घटना। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, अब जो स्टील को रिसाइकिल करने की बात हो रही है, जो स्क्रैप को रिसाइकिल करने की बात हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील रिसेंटली रिलीज एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसका नाम है स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी। इशूज तो हैं, ठीक है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस आपको नहीं देखने को मिलता है, कोई डेजिग्नेटेड लोडर मिनिस्ट्री वगैरह नहीं है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड आप देख लो, कुछ रिकमेंडेशंस हैं इसकी। डेवलप करना एक रॉबस्ट स्टील स्क्रैप डेटाबेस को, एक डेटाबेस हो अच्छा सा। फॉर्मलाइज करना इनफॉर्मल स्क्रैप सेक्टर है ना उसको फॉर्मलाइज करो। ग्रांट करना इंडस्ट्री स्टेटस, जो स्क्रैप रिसाइकलिंग सेक्टर है ना उसको एक इंडस्ट्री बनाओ। भाई स्क्रैप कबाड़ ये एक बिजनेस है बहुत बड़ा, आप ऐसे ही बोल देते हो, आपने तो ऐसे ही कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फेंक दिया, उनके लिए वो सोना है, ठीक है। NSDC लॉन्च करता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज, भाई ट्रेन करो वर्कफोर्स को जो इसमें से बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्योरिटी सेक्शन। अब हम अगस्त के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त को यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन लॉन्च करा है जिसका नाम है हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। क्या टैकल करने के लिए जो इलीगल इमिग्रेशन होता है, ठीक है, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं जो इमिग्रेट कर जाते हैं हमारी कंट्री में, उनकी देखरेख करने के लिए। इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर करते हैं विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिनके पास वीज़ा पासपोर्ट कुछ भी नहीं होता है, नो ऑफिशियल काउंट, उनको कोई ऑफिशियल काउंटिंग भी नहीं होती है उनकी। 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट इंडिया में आ गए थे, देखिए 2016 से। अब फैक्टर फैसिलिटेटिंग इलीगल इमिग्रेशन इनफिल्ट्रेशन इनटू इंडिया, क्या क्या फैक्टर्स हैं भाई? हमारा पोरस और रिवराइन बॉर्डर्स है, लोग आ जाते हैं वहाँ से, बांग्लादेश नेपाल म्यांमार से। डेंस फॉरेस्ट है, हिली रीजन्स है। सोशियो इकोनॉमिक, भाई पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है वहाँ पे जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, भाई करप्शन है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज, आप देखो बांग्लादेश में क्या हुआ अभी, नेपाल में रिसेंटली क्या हुआ, श्रीलंका में रिसेंटली क्या हुआ, ठीक है। तो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ मिलिटेंट्स, पाकिस्तान बैक्ड, जो पाकिस्तानी बैक करता है जिन लोगों को स्मगल करते हैं, बहुत सारे नेटवर्क, स्मगलिंग नेटवर्क्स, पुअर सर्वेलेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की। कंसर्न्स है भाई, नेशनल सिक्योरिटी को हिंड्रेंस हो रहा है यहाँ पे। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रिक्रूट करते हैं वल्नरेबल इलीगल इमिग्रेंट्स को, जैसे कि रोहिंग्या बांग्लादेशी से। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ता है हमारे यहाँ पे। चलिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर शेयर इन डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू डेटा, प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो अप्रॉक्स, आप रिकॉर्ड देखो, 23% जो है रिकॉर्ड पे पहुंच चुका है, मेकिंग द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर ऑफ द ग्रोथ। 3 साल से लगातार आपको डिफेंस सेक्टर में जो है प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोडक्शन है, देखने को मिलता है यहाँ पे। भाई अच्छा ही होगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे हमारे यहाँ पे। रीजंस क्या है इसके पीछे आप ये देख लो। क्रिएट करना है CDS एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इन्हांस करने हैं आर्म्ड फोर्सेस, तो सिनर्जी है। प्रमोट करना है इंडिजिनस इक्विपमेंट, स्वदेशी पे फोकस करना है हमें। PPP मॉडल पे चलते हैं हम लोग हर चीज़ में, ठीक है। LPG रिफॉर्म्स जब आ गए थे 1991 में, आ गए थे ना 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो यही है प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर आपको डिफेंस प्रोडक्शन में देखने को मिल रहा है। पॉलिसी, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बजट सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पे। डिफेंस कॉरिडोर्स को डेवलप करा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। इनोवेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है। चैलेंजेस तो हैं ही, प्रोडक्शन को लैक करता है यहाँ पे, ठीक है। आप एक्सपोर्ट टारगेट्स देख लीजिए, यहाँ पे हम मिस कर जाते हैं कई बार, ठीक। इंडस्ट्रियल इश्यूज भी आपको देखने को मिलता है। रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन भी आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल्स। इंपोर्ट डिपेंडेंस है हमारी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इंडिया इस इंपोर्ट डिपेंडेंस इंपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं, फंडिंग शॉर्टफॉल है, फंड नहीं है इतने ज़्यादा। कंटिन्यूड फॉरेन टेक रिलायंस डिस्पाइट मेक इन इंडिया, फॉरेन टेक पे हमारा ज़्यादा रिलायंस है, मेक इन इंडिया पे थोड़ा सा डिस्पाइट कम हो रहा है बस। चलिए, सुदर्शन चक्र मिशन, 79th इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री ने लॉन्च करा है क्या, सुदर्शन चक्र मिशन। ये हमारा एक तरह से आप देखो ये एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है ये? एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज करता है, जो एनिमी इन्फिल्ट्रेट करते हैं ना उनको मार देता है। बूस्ट करता है इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, ऊपर से कुछ भी आ रहा है, मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहा है, उसको मार गिराएगा हमारा सुदर्शन चक्र मिशन। एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर से जो भी टारगेट्स आएंगे। तो इंडिजिनस है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। किसके बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे? प्रोजेक्ट कुशा के बारे में, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स इज प्रेसिंग फॉर रैपिड प्रोग्रेस ऑन प्रोजेक्ट कुशा। ये क्या है? एक इंडिजिनस इनिशिएटिव है जो DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है लीड कर रहे हैं।
इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, बस इतना याद रखना है। क्या? सुदर्शन चक्र मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरेंस एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज बाय एक्सपैंडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द नेशनल सिक्योरिटी शील्ड। एक शील्ड बना रहे हैं। आपने इजराइल के आयरन डोम के बारे में जरूर सुना होगा, आयरन डोम सिस्टम। उस तरह का तो नहीं, बट कुछ तरह का एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही, बाहर के टारगेट्स को मार गिराएगा। मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का पार्ट है। कंप्लीशन टाइम कब तक बन जाएगा? तो 2025 तक। 10 साल लगेंगे अभी से बनने में। कुछ भी चीज़ नहीं तुरंत नहीं हो जाती, टाइम लगता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन देगा है स्ट्रैटेजिक, सिविलियन एंड रिलीजियस साइट्स को। क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? क्योंकि ऑपरेशन से दूर, अभी आपने देखा पहलगाम में जो भी हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ों में हमें ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पब्लिक प्लेसेस को कवर करेगा, नेशन वाइड सील करेगा एयर, लैंड और सी को। फुल्ली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ये। एयर सुपीरियोरिटी को इंश्योर करेगा, क्रिएट करेगा स्ट्रॉन्ग डिटरेंस अगेंस्ट एनिमी एग्रेशन, जो भी वहाँ से आ रहा होगा। अब हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी क्या बोलते हैं, राज्य क्या, मुल्क है, बहुत ही प्यारा हमारा। प्रमोट करता है सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। ठीक, अब उस रिलेटेड न्यूज़ है इससे। डीआरडीओ जो है कंडक्ट कर रहा है एक मेड इन टेस्ट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम पे। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, जो कि एक लेयर प्रोटेक्शन देगा सर्वेलेंस के थ्रू, थ्रेट आईडी के थ्रू और एयर डिफेंस प्रोवाइड करेगा हमको। ठीक, अब QRSAM और विशोराज क्या है? पहली बात तो QRSAM आप देखो, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। SAM कहीं भी लिख के आ जाए, सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में बात करी जा रही है, जिसकी रेंज 5 to 30 किलोमीटर्स है। मोबाइल प्रोटेक्ट करता है, आर्मर्ड जो कॉलम्स होते हैं मोशन में, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विशोराज। विशोराज इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि मैन पैड्स। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे आप कंधे पे लेकर के भी चला सकते हैं। अग्नि 5, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अग्नि 5 को। IRBM बैलिस्टिक मिसाइल है ये। IRBM से आप समझ गए होंगे, BM का क्या मतलब है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, अंडर द स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, जो मैनेज करते हैं नेशंस का न्यूक्लियर आर्सेनल। जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको ये मैनेज करते हैं। पहली बात तो अग्नि 5 क्या है, इससे क्वेश्चन बन जाता है यार, UPSC और स्टेट पीसीएस हो, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 जो है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है। लिक्विड फ्यूल्ड नहीं यूज़ करा गया है, लिक्विड फ्यूल नहीं है इसमें, सॉलिड फ्यूल का यूज़ करा गया है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें 3 स्टेज है। ठीक है, फ्यूल की 3 स्टेजेस हैं, सॉलिड फ्यूल का यूज़ करा गया है, सरफेस टू सरफेस है। रेंज इसकी 5000 प्लस किलोमीटर। रेंज कितनी है? 5000 प्लस किलोमीटर है। ठीक है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और DRDO के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश डेवलप करे जाते हैं। सिग्निफिकेंस आप देखिए, मूव टेक्नोलॉजी जो मूव केपेबल है, ठीक है, उनको स्टेटस प्रोवाइड करता है। इंडिया को भी स्टेटस मिल गया, जैसे कि US, रशिया, चाइना और फ्रांस को मिला हुआ है। चलिए, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बात हमने पढ़ ली है। कुछ एक्सरसाइज न्यूज़ में, जैसे कि स्लेनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है, INS राणा और INS ज्योति कोलंबो पहुंचते हैं 12th इंडिया श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक, कमिंग आउट ऑफ द इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज ही पढ़ लिया जाए क्या यार एक और वीडियो बनाया जाए, क्योंकि MCQs भी डिस्कस करने के लिए। तो एक काम करते हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के करंट अफेयर बच रहे हैं। इन्वायरमेंट है थोड़ा सा, देन सोशल इशूज़ हैं, फिर आपको साइंस एंड टेक मिलेगा। हाँ, साइंस एंड टेक है। तो एक काम करते हैं, आधा घंटा 40 मिनट और लगेगा। अभी ये 1 घंटे का अप्रॉक्स हो गया लेक्चर। ठीक, तो आधे घंटे 40 मिनट में हम लोग MCQ भी कर लेंगे, इन्वायरमेंट, सोशल इशूज़ और साइंस एंड टेक के करंट अफेयर भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी आपको ये क्लास, पसंद आई हो और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अपडेट्स वगैरह के लिए। एंड PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप सितंबर तक के करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आई दृष्टि वाले जो वीडियोस हैं ना मेरे, वो देख सकते हैं। अगर आप मैराथन देखना चाहते हैं तो 9 आवर्स का एक मैराथन है, प्लस 1 आवर का, टोटल 10 आवर का एक मैराथन है, वो आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। उसका आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा अगर आप रिसेंट में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, UPSC दे रहे हैं तो आप ये वाले करंट अफेयर्स आराम से देख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।